अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं एमसीक्यूज़ के सिलसिले में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 वेव्स मोशन एंड साउंड के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने एमसीक्यूज़ के पोर्शन पे वर्किंग कर रहे होंगे और जो पेपर आपका अपकमिंग आने वाला है उसमें 42 मार्क्स जो एमसीक्यूज़ का सेक्शन होल्ड कर रहा है, आप इसमें मैथमेटिकल मार्क्स को कंप्लीट स्कोर करने के लिए अपनी एफर्ट जारी रखे होंगे। तो आज का ये चैप्टर 8 याद रहे, ये फिजिक्स का आपका सबसे बड़ा चैप्टर है बुक का। रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैं ख्याल रखूँगा कि जो चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं उनके पास पेपर्स के तमाम एमसीक्यूज़ आपको दिखाऊँ। और सजेशन बेटा आपको यही है कि आप एक भरपूर और एक कन्फाइंड एफर्ट करें कि आप अपना ये जो वेटेज है 85 में से 42 मार्क्स का, इससे मैक्सिमम स्कोर पे आप जाएं ताकि आपका जो परसेंटेज का एग्रीगेट है वो फिजिक्स उसको बहुत सपोर्ट करे। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस बेटे। हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट द सेम एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन, इट्स अप टू यू। मैं आपके साथ हूँ और आपकी इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर रहा हूं, मगर मैं उम्मीद यही रखूंगा कि अपने पेरेंट्स की तमाम ख्वाहिशात को आप मद्देनजर रखते हुए एक भरपूर एफर्ट करें। एमसीक्यूज़ में वर्किंग कीजिए, 4 ऑप्शंस को देखिए कि 3 ऑप्शंस क्यों गलत हैं, एक ऑप्शन क्यों करेक्ट है, और बुक से उनकी सर्चिंग भी करें। तो आइए इनका आगाज़ करते हैं। तो बेटा ये पहला एमसीक्यू जो आपके सामने आ रहा है, ये आपके वेव्स में जो साउंड का पोर्शन है वहाँ से एमसीक्यू लिया गया है। यानी इस चैप्टर में आपको 2-3 पोर्शन स्टडी करने हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर वेव्स हैं और फिर ये साउंड है। तो इसमें ये ब्लैंक आपके पास आ रही है साउंड वेव्स के हवाले से कि साउंड वेव के 3 टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपने यहाँ देखनी है। एक होती है इंफ्रासोनिक, और फिर होती है एक ऑडिबल, और फिर होती है अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक साउंड। तो इस वक्त ये आपसे कह रहा है जो ऑडिबल साउंड हैं उनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज इन 4 ऑप्शन में से किस में लाई करेगी। तो ये बहुत इजी है बेटे, आप इसको याद रखें कि 20 हर्ट्ज से जो बिलो होगा वो इंफ्रासोनिक कहलाएगा, और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान जो साउंड होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो कहलाती है ऑडिबल साउंड, और 20,000 प्लस से ऊपर जो साउंड निकल जाती है अबव वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक साउंड। तो इस वक्त इसमें आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ऑडिबल साउंड की रेंज है। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है। यहाँ पर ये जो हमने पीछे एमसीक्यू किया वो ऑडिबल वेव्स के हवाले से था। यहाँ पर ये कह रहा है कि बताइए जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो किसकी एग्जाम्पल है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो याद रहे बेटे, अर्थक्वेक वेव्स हमारा कान नहीं सुन पाता, वो ऑडिबल नहीं होती, उनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए एग्जाम्पल है इंफ्रासोनिक वेव्स की। तो इंफ्रासोनिक वेव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अर्थक्वेक वेव्स। याद रहे इनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला सवाल आ गया है जो पास्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुका है इस चैप्टर से, कि नीचे उन्होंने 4 वेव्स दी हुई हैं, उनमें से पिक करना है कि कौन सी कंप्रेशनल वेव कहलाती है। यानी उसका ऑल्टरनेट नेम कंप्रेशनल वेव भी रख सकते हैं। तो याद रहे बेटे ये बात कर रहा है साउंड वेव के हवाले से कि साउंड वेव जो लाइट वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, लेकिन साउंड वेव्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि जब ये प्रोपिगेट करती हैं तो जो पार्टिकल्स ऑफ वेव हैं वो मीडियम जिसे प्रोपिगेट कर रहे होते हैं उनके पैरेलल ट्रांसफ़र होता है उनका मोशन। और ये डायग्राम में दिखा भी रहा हूँ आपको यहाँ पर कि जब ये चलते हैं तो इसमें क्रेस्ट रफ के बजाय कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। यानी कि जैसे जैसे एक स्प्रिंग की तरह है कि कभी कंप्रेस हो जाती है वेव, कभी रेरिफाइड हो जाती है। तो यहाँ पे पैरेलल चल रहे होते हैं पार्टिकल ऑफ मीडियम, और प्रोपिगेशन ऑफ वेव बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो कंप्रेशनल वेव्स साउंड वेव्स को ही कहते हैं, इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, इनको मैकेनिकल वेव भी कहते हैं साउंड वेव को। दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। तो बाकी जो तीनों वेव्स हैं वो लाइट वेव्स हैं, दे आर ट्रांसवर्स। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसलिए वो कहलाएगा कंप्रेशनल वेव। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। तो ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है जो पास्ट ईयर में आ चुका है, और ये भी
बात कर रहा है साउंड वेव्स के हवाले से, और ये कह रहा है कि बताएं वेलोसिटी ऑफ साउंड स्पेस में कितनी होती है। तो याद रहे बेटे, मैंने पीछे भी आपको बताया कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। अब ये कह रहे हैं खला में आप बताइए आवाज़ की रफ्तार कितनी होगी, तो खला में वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, इसलिए आपकी साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, और दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। तो इट मीन्स यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो वो ज़ीरो है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जहाँ पर ये आपसे साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव की, जिसको हम पिच कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पिच किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। नीचे ने 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उनमें से पिक करना है कि पिच किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, कि पिच रिफ्लेक्स क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है, जिसमें इन्होंने नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इनमें से पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। याद रहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी हैं। एक पहली तो ये कि पीरियोडिक मोशन हो, जो अपने आप को दोहराता रहे बार बार, और दूसरी कंडीशन आपको पता है उसकी एक्सेलेरेशन वाली है, जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेस कराएं उस बॉडी को, उसकी एक्सेलेरेशन उतनी ज़्यादा हो, मगर डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पर एक्सेलेरेशन ना हो, बल्कि उसके अपोजिट हो। तो अब देखना है कि इन 4 मोशन में से किस में एसएचएम की दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। तो हैंगिंग स्प्रिंग सपोर्टिंग अ वेट, तो न्यूमेरिकल आपने किए चैप्टर 8 के अंदर, ये एसएचएम होता है। ऐसे ही नीचे आप आ जाएं, बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच, तो ये जस्ट लाइक जैसे घड़ी का कांटा होता है, जो सेकंड की सुई है ये आगे जा रही है, पीछे आ रही है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रही है, तो बैलेंस व्हील ऑफ वॉच ये भी एसएचएम है। ऐसे ही आखिरी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्ट्रिंग ऑफ वायलिन, तो वायलिन की जो स्ट्रिंग है वो आप जब बजाते हैं तो ये वाइब्रेट करेगा, और जितनी जोर से आप उसको डिस्प्लेस करेंगे उतनी तेजी से नीचे आएगा, ये भी एसएचएम हो गया। तो एक ही ऑप्शन इसमें थर्ड वाला ऐसा है, द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, यानी जो पहिया मूव कर रहा है वो पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन उसमें सेकंड कंडीशन जो एक्सेलेरेशन वाली है वो पूरी नहीं हो रही, कि वो डायरेक्शन वाइज डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट नहीं है। तो इसलिए द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल जो मोशन करता है वो एसएचएम नहीं है। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है पावर लॉ डिटरमाइंस। तो बेटा याद रहे, साउंड का पोर्शन जब पढ़े होंगे यहाँ पर, तो इसमें एक लॉ आप पढ़ेंगे, जिसमें हम एक रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड। याद रहे, लाउडनेस भी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव की। तो अब यहाँ पर अगर आपको किसी साउंड की इंटेंसिटी पता हो, तो अब उसको इस फॉर्मूले में रखें, आई की वैल्यू को, जो आई यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू है। आई नॉट जो नीचे आप देख रहे हैं कहलाता है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो एक्चुअली ये जो यहाँ बात कर रहा है पावर लॉ, इसलिए नाम पड़ गया कि इसके ऊपर पावर आ रही है ब्रैकेट के ऊपर 0.3। तो उन्होंने जो बाकी तीनों ऑप्शन दिए हुए तीनों गलत हैं, पावर, वर्क या इंटेंसिटी। एक्चुअली आप खुद देख सकते हैं फॉर्मूले में लाउडनेस आप एल का सिंबल देख रहे हैं, यानी आप आई वहाँ पे पुट करते हैं, और लाउडनेस यानी इंटेंसिटी और लाउडनेस का रिलेशन है पावर लॉ। तो इट मीन्स यहाँ पर आपका लाउडनेस ऑफ साउंड हम निकालते हैं पावर लॉ की मदद से, तो इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है, जहां पर ये आपसे बात कर रहा है साउंड की एक और कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। याद रहे बेटे, इंटेंसिटी जब भी वर्ड आप सुने तो ये डेफिनेशन में नीचे मेंशन कर दी है कि इसका ताल्लुक एनर्जी से है, यानी वो एनर्जी जो साउंड वेव क्रिएट करेगी 1 सेकंड में अपने यूनिट एरिया में परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उस एनर्जी को हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये प्योरली रिलेटेड है उसकी एनर्जी से। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताइए इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या होगा। तो याद रहे बेटे, ये तीनों ऑप्शंस आपके शुरू वाले गलत हैं। वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। चलते हैं आगे। तो ये अगला सवाल बेटे आपके सामने आ गया है, जहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि नीचे उन्होंने 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टेट्स दी हुई हैं अलग अलग,
उनमें पिक करना है कि किस स्टेट में वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी, यानी कौन से ऑब्जेक्ट जो स्टेट को कैरी कर रहे होंगे उनमें साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो बेटा याद रखें, न्यूटन फार्मूला जो स्पीड ऑफ साउंड का बनाया था न्यूटन ने, उसमें उसका बेसिक फार्मूला था वो यही था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी मीडियम में डिपेंड करती है दो प्रॉपर्टी पर, एक उसकी मीडियम की इलास्टिसिटी पर और एक उसकी डेंसिटी पर। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं सॉलिड जो है उनमें मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उनका होता है और इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर थ्री ऑप्शंस। तो सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जो कि साउंड के पोर्शन में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे बीट्स का। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि जो बीट्स हैं वो किस चीज़ का रिजल्टेंट हैं, क्यों प्रोड्यूस होते हैं, और नीचे उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बेटा ये याद रहे, जो बीट्स है इसकी डेफिनेशन ये द पीरियडिक ऑल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम लाउडनेस, यानी दो अलग अलग वेव्स का मिलना जिनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो, वो जब आपस में मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो बीट्स बनेगा। तो वक्त के साथ साथ जो बीट्स की ऑल्टरेशन है वेव्स की वो चेंज हो रही है, जैसे मैं डायग्राम में दिखा भी रहा हूँ आपको कि यहाँ पर रेड और ब्लू जो वेव्स हैं वो फेज में थी, लेकिन आगे जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम इन दोनों का जो फेज है वो अलग अलग हो गया और अब ये देख सकते हैं आपके बीट्स यहाँ बनना शुरू हो गए हैं और यहाँ आके दोबारा सेम फेज में आ गए। तो इस दौरान में ये कहलाएगा बीट का पीरियड। ऐसे यहाँ अब देखें तो एक बीट कंप्लीट यहाँ शो किया जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास दोनों जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अलग हो और वो टाइम के हिसाब से इंटरफेयर भी करें, मिले आपस में। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव इन टाइम ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। तो अगले सवाल पर हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का, कि वेव की फ्रिक्वेंसी होती है उसका टाइम पीरियड होता है। तो अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल, मैट्रिक में अभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है जो रिलेटेड है वेबर फेचनर लॉ। ये भी साउंड के पोर्शन में आप देखेंगे कि 2 साइंटिस्ट थे वेबर और फेचनर, उन्होंने अपना एक लॉ पेश करा आपके सामने। तो ये लॉ जब बुक में आप देखें तो ये लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन है कि जब हम इंटेंसिटी का लॉगरिथम लेते हैं तो वो लाउडनेस के प्रोपोर्शनल आता है। तो ये मैंने लॉ भी आपको स्टेट कर दिया, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो आपको जब भी वेबर फेचनर लॉ सामने आए तो आपको लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन याद आना चाहिए। ये इट मीन्स कि आपका जो ये सेकंड ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है कि लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। चलते हैं आगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो रिलेटेड है एक बार फिर स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से। जो टॉपिक आपने पढ़ा है थ्योरी में न्यूटन फार्मूला लेप्लास करेक्शन, तो ये उससे रिलेटेड है। जैसे कि आपने देखा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड आती है, लेकिन जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तरफ जाता है तो ये बढ़कर 350 हो जाती है। तो यानी जिससे हमने ये कंक्लूजन किया कि इस टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ये ट्रू बात है। अब वो ये कह रहे हैं कि बताइए जो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रही है इसका मेन फैक्टर क्या है इस सूरत हाल में। यानी हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ रही है टेम्परेचर के बढ़ने से, लेकिन उसके पीछे मेन कंक्लूजन क्या है वो हमें यहाँ पे देना होगा। तो पहला ऑप्शन है कि जो वेव्स साउंड की है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इस वजह से ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। या सेकंड ऑप्शन है वेवलेंथ में वेव का इजाफा हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है। या दोनों चीज़ें फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ बढ़ रही हैं, या ना फ्रिक्वेंसी और ना वेवलेंथ इनके बढ़ने से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है बल्कि कोई और ही वजह है स्पीड बढ़ने की। तो इसका जवाब बेटा बहुत सिंपल है। नीचे रिलेशन दिया वेव वेलोसिटी, वेव फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ का।
तो ये रिलेशन भी आपको बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है दो फैक्टर्स पर, एक फ्रीक्वेंसी पर और एक लैम्डा यानी वेवलेंथ पर। तो बेटे मीडियम के फिजिकल कंडीशन चेंज होने से फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। याद रखें कि जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो उससे फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेवलेंथ में इजाफा हो जाएगा। लैम्डा के इंक्रीज होने की वजह से इन रिटर्न वी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का बढ़ना सिर्फ वेवलेंथ के बढ़ने की वजह से है, ना कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से। तो वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीजेज यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है मेरे बच्चों। यहाँ पर एक बार फिर ये बीट्स के हवाले से सवाल कर रहा है कि दो वाइब्रेटिंग बॉडीज जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग अलग हो, वो नीचे दिए हुए चार फिनोमेना में से कौन सा फिनोमेना ओबे करेंगी। तो याद रहे बेटे ये प्रैक्टिकल भी है साउंड वेव्स के हवाले से कि आप ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जो बीट्स का बनना है उसके लिए शर्त ये है कि फ्रीक्वेंसीज उन बॉडीज की अलग अलग होनी चाहिए, थोड़ा सा उनमें फर्क होना चाहिए। फॉर्मूला बीट्स का ये कि F1 माइनस F2 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी। तो इट मीन्स टू वाइब्रेटिंग बॉडीज मीन्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। डायग्राम भी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि उनमें सेम फ्रीक्वेंसी से बीट्स नहीं बनेंगे, थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो इसलिए बीट्स इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है जो कि रिलेटेड है सिंपल पेंडुलम से। जैसा कि आपने इस चैप्टर 8 में ये टॉपिक वीडियो सिलेबस में शामिल है, सिंपल पेंडुलम को देखा ही है कि ऐसे बॉब यूज़ किया जाता है, डोरी से उसको बांधा जाता है और फिर उसको हम वाइब्रेट करते हैं, जो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है और एक पीरियोडिक मोशन बनाता है अपना। तो यहाँ ये आपसे कह रहे हैं कि अगर हम इसके जो बॉब है उसको हटाकर एक दूसरा बॉब लगा दें जिसका मास उससे डबल हो प्रीवियस वाले से, तो आप बताइए कि अब उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा उस पर इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेटा इस बात का जवाब बहुत सिंपल है कि जो पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में आपने लगाया है T = 2π√L/g, मैं उसको यहाँ भी आपके साथ मेंशन कर देता हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि 2, फिर इसमें क्या आता है बेटे पाई आता है और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर लेंथ आती है पेंडुलम की डिवाइड बाय नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं मेरे बेटा कि कहीं भी मास नहीं आ रहा है। इट मींस अगर हम बॉब को चेंज कर कर दूसरा बॉब डबल मास का लगा दें तब भी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेन्स द सेम इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है जिसको दोबारा से रिलेट किया जा रहा है सिंपल पेंडुलम से, और ये उसके टाइम पीरियड के हवाले से पूछा जा रहा है कि नीचे दिए हुए चार फैक्टर में से किन फैक्टर पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो बेटा जैसा कि आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है मैट्रिक क्लास में कि ये 2π√L/g, तो ये L है वो पेंडुलम की लेंथ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, एंड एज यू नो जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा पेंडुलम मूव कर रहा होगा वहां पर G की वैल्यू भी काउंट की जाएगी। तो इसलिए जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, ये इन दोनों फैक्टर पर टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी की बात नहीं होती तो इट ओनली डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो मैच तो हो ही नहीं सकता। लेंथ है लेकिन यहाँ पे G की बात भी कर रहा है, इसलिए बोथ वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला MCQ आपके सामने आ गया है जहां ये आपसे इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का SI यूनिट मांग रहा है। तो जब टॉपिक आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 के अंदर थ्योरी में तो वहाँ पर इंटेंसिटी लेवल के हवाले से आप देखेंगे कि ये उसका यूनिट है। एक्चुअली इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, डिफरेंस है दो साउंड लेवल का, यानी एक्चुअल साउंड और फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का डिफरेंस है। तो ये मेजर किया जाएगा बेल या डेसिबल में। तो प्रैक्टिकली इसका यूनिट क्या होता है डेसिबल, और एक बेल में 10 डेसिबल है, तो यहाँ ऑप्शन में डेसिबल दिया हुआ है। तो डेसिबल इज द प्रैक्टिकली SI यूनिट ऑफ इंटी लेवल ऑफ साउंड। चलते हैं आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 8 पास्ट पेपर्स में जो सवालात आ चुके हैं उनको इस वीडियो में
आपके सामने पेश करा है और मैंने आपका टाइम सेव करने की कोशिश करी कि आप 10 ईयर सर्च करें। इससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखें और इनको बारी बारी अपनी कॉपी में उतार लें और इनको खुद भी सर्च करें बुक से कि आखिर इसमें से एक ऑप्शन क्यों करेक्ट है, बाकी 3 क्यों गलत हैं। और इट्स बहुत इजी है मेरे बेटे, ये सिर्फ आपसे डिटर्मिनेशन चाह रहा है, एक कन्फाइंड एफर्ट चाह रहा है और डेस्टिनेशन आपकी बहुत करीब आ चुकी है। अब यह आपके ऊपर है कि जो सक्सेस है वो आपसे एक कदम की दूरी पर है, आपको वो एक कदम उठाना होगा, अपने पेरेंट्स की खातिर अपना फ्यूचर बनाना होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।